अस्सलाम वालेकुम इमरान। क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियरली वॉइस मेरी आ रही है या नहीं? Walaikum Assalam. Miss, can you hear me? यस, आई एम Yes, well, I can hear you. ओके, थैंक यू। जस्ट सिंपल हम थोड़ा वेट करेंगे सर समद का, कि अगर वो हमें ज्वाइन इन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। Okay. जी, अस्सलाम वालेकुम सर समद। आप ज्वाइन कर चुके हैं? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? धीरे पहुंची है जकिया, मिस जकिया। अब बताइए सर समद, क्या मेरी वॉइस अब आपके पास क्लियर आई? नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? अब देखिए। हाँ, अब क्लियर है। इमरान से पूछें। इमरान, क्लियर है आपका आवाज़? जी क्लियर है। ओके, अब आप वॉइस अब मेरी आपके पास क्लियर आ रही है, इट्स डन। ठीक है, मैं अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करूंगी। जी, बिजनेस स्टडीज ओ लेवल कैम्ब्रिज स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टडीज को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है, हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले। तो देखें, किसी भी आप हेलो,
जी, बिजनेस स्टडीज को हम जो है वो पढ़ाई जाती है हमें, फिलहाल तो हमें ये देखना है। तो उसकी ये बिजनेस होता क्या है पहले हमें ये देखना है। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि अगर हम थोड़ा सा अपने ओ लेवल्स के सिलेबस को, एक टाइप पैटर्न को अगर हम फॉलो देख लें, तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम उसमें किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे तो सिलेबस आपको बिजनेस स्टडीज़ का आपके जो कैम्ब्रिज वेबसाइट्स हैं वहाँ पर बआसानी आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन हम जिन जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे आपके इस बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस में, वो सबसे पहले आ जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इस टॉपिक में हम कवर ये करेंगे, एक जनरल में यहाँ पर आपको ऑल ओवर आपको बिजनेस स्टडीज का रिव्यू है, मैं वो इसी जगह पे मैं देना चाहूंगी कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या है। बिजनेस एक्टिविटीज से मुराद ये है कि अगर आप एज इंडिविजुअल कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि लोगों की वांट क्या है, लोगों की नीड्स क्या है, किस तरह से आप उनकी वांट्स और नीड्स को समझते हुए और अपने सरमाए का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल एंड मोटिवेशन का इस्तेमाल करते हुए आप उनकी वांट्स को फुलफिल कर सकें और उन्हें एक बेटर गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि पीपल एंड बिजनेसेस, तो एक इंडिविजुअल पर्सन, हम एक सिंगल अगर कारोबार स्टार्ट भी करते हैं तो सिंगल वन हैंडेड पर हम वो सारे काम नहीं देख सकते, इसके लिए हमें वर्क फोर्स की नीड होती है। अब उस वर्क फोर्स को हमें रिक्रूट करना है, सिलेक्शन देनी है, किस तरह से हम, अगर एक मुझे मार्केटिंग मैनेजर को अपॉइंट करना है या मुझे जस्ट सिंपल एक हॉस्पिटल मैंने बनाया है उसमें एक डॉक्टर को अपॉइंट करना है, तो मैंने उसके अंदर क्या चीज़, क्या क्वालिटी मैंने देखनी है कि मैं अगर एक हार्ट डिपार्टमेंट मैंने बनाया हुआ है हार्ट सर्जरी का, तो वहां पर मुझे लाजमी सी बात है कि सर्जन्स मुझे अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, यानी कि जो मैंने एक डिपार्टमेंट बना दिया हार्ट का, यानी कि भाई जो कार्डियोलॉजिस्ट का डिपार्टमेंट है वहाँ पर मुझे हार्ट सर्जन रिक्वायर्ड है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सके और बहुत सी हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर सके। क्योंकि लोगों का तो मसला है कि वो आ रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अब वो आएंगे आपके पास, तो आपके पास उस बीमारी से रिलेटेड अगर वो डॉक्टर मौजूद है तभी आप उस मरीज को फैसिलिटेट कर सकेंगे, अगर नहीं है तो लाजमी सी बात है कि वो आपके पास से छोड़कर किसी और के पास जा चला जाएगा। नेक्स्ट, मार्केटिंग। नेक्स्ट मार्केटिंग में आप ये देखेंगे कि आप सबसे पहले तो आपने देखना है कि जब आप नीड्स, आपने लोगों की नीड्स आइडेंटिफाई कर ली, वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने अपने पास एक बेटर वर्क फोर्स बना ली, अब आप ये चाह रहे हैं कि लोगों को पता चले ज्यादा से ज्यादा कि किस तरह से आप काम करते हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ताकि लोग इंटरेक्ट हो किस तरह से आपकी प्राइस, लो कॉस्ट प्राइस से, यानी कि आप जो गुड्स और सर्विसेज आप दे रहे हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस में दे रहे हैं, या आपकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, या आपने अपनी मार्केटिंग स्किल्स की जो प्रमोशंस जो की हैं वो इतनी अट्रैक्टिव हुई है कि कस्टमर खींचे चला आ रहा है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम क्या देख रहे होते हैं कि जितना ही सारा जो हम सेटअप हमने बनाया हुआ है, कि हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया, वांट्स आइडेंटिफाई कर ली, सेटअप पूरा एक लगा दिया, मार्केटिंग भी कर डाली, लेकिन क्या ये जो सारा काम जो हो रहा है वो मेरे बजट में रहते हुए हो रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे लॉस दे रही है या प्रॉफिट दे रही है, कहीं ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तो नहीं आ चुका है। ये सारी एनालिसिस जो है वो हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस जो हमने मार्केट भी कर दिया, सेटअप भी लगा दिया, हमने प्रोडक्शंस की भी हमने नो हाउ देख ली, उनके लोकेशन वाइज उनको मैनेज किस तरह से करना है ताकि हमारे लेबर्स को हम वेजेस भी पे कर सकें आराम से, और हमारी जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी हमें ज़्यादा ना लगे, और हमारी जो बेनिफिट है जो हमें सोसाइटी में हमें हमारे स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाने के लिए
हमारी वांट्स भी फुलफिल हो, क्योंकि इतना सारा मैं जो है वो एक बिजनेस सेटअप कर दूँ, मैं मार्केटिंग भी पे भी पैसा लगा दूँ, मैं पीपल भी हायर कर लूँ अपने बिजनेस के लिए, लेकिन इतना सब कुछ अगर मैं कर रही हूँ तो उसकी कोई ना कोई वजह तो है ना, कि मुझे क्या नजर आना चाहिए, एक मुझे एक बेनिफिट मिलना चाहिए कि अगर मैं एक सेटअप लगा रही हूँ, उसमें लोगों को इन्वॉल्व कर रही हूँ, उसमें लोग कस्टमर्स को इंटरेक्शन के लिए मैं जो है वो काम कर रही हूँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो मैं ये भी देखूंगी कि मैं ये सारा सब कुछ जो काम कर रही हूँ इसका टिल द एंड मुझे क्या फायदा हो रहा है, ये मुझे पता चलेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से। इसमें हम इनकम स्टेटमेंट, यानी कि जितना हमने काम किया तो हमने कितना रेवेन्यू से जनरेट किया, कितने हमारे एक्सपेंसेस रहे और कितने हमारे प्रॉफिट्स रहे, बैलेंस शीट देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग किस तरह से हमें डिसीजंस लेने हैं हम वो देखेंगे। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास आ जाते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, भाई जिस भी कंट्री में आप काम करते हैं, जिस भी जगह पे आप काम करेंगे, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इसी तरह अगर विद इन यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि मुझे कुछ रूल्स गवर्नमेंट के ऐसे हैं जिसको मुझे अप्लाई करना मस्ट है। मुझे यहाँ पर आपकी पाकिस्तान की कंट्री में मुझे अल्कोहल सेल करने की परमिशन नहीं होगी डायरेक्टली। ये पहला पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अल्कोहल सेल करनी है आपके यहाँ, तो मैं इनडायरेक्टली वो सेल अगर चल रही है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट में यहाँ पर कोई भी ऐसा शराब खाना हम नहीं खोल सकते, क्योंकि यही हमारे कंट्री में, हमारी मुस्लिम कंट्री में अलाउड ही नहीं। हम वो चीजें सेल आउट कर सकते हैं जो कि हलाल प्रोडक्ट्स हो। इवन अगर आप बाहर चले जाएं तो बाहर तो बिल्कुल आम सी बात है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर सकते हैं। आप उनके मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो भी अपनी कुकिंग जब वो कर रहे हैं तो उसमें भी वाइन का इस्तेमाल उनका होता है उनकी कई डिशेस में। लेकिन अगर मैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस में यहाँ पे स्टार्ट करूँ और मैं कोई एक ऐसी रेसिपी मैं बना के सेल आउट कर रही हूँ जिसमें वाइन का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये मुझ पर ऑब्लिगेशन लग सकता है और मेरे रेस्टोरेंट को बंद भी करवाया जा सकता है। तो कई ऐसी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं जो कि चेक एंड बैलेंस रखती हैं हमारे ऊपर कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और क्या हम उनके रूल्स को फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं या नहीं। यहाँ तक मैं चाहूंगी कि मुझे बताया जाए कि क्या आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है। बस मुझे तो समझ में आ गया, मैं लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का नहीं समझ में आया। आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का समझ में नहीं आया है, इसको मजीद बेसिक उसमें हम मैं क्लियर कर देती हूँ आपको बकायदा एक। आपके पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैं। अच्छा, अभी मैंने ये एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया है जिसमें आपके ओ लेवल्स की बेसिक्स जो डिटेल्ड है वो डिफाइन की गई। यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस बस एक्टिविटी। पावर पॉइंट नजर आ रहा है मैं। अच्छा जी, पावर पॉइंट स्लाइड नजर आ रही है, यानी कि स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हुई है। जी। ये अब नजर आ रहा है। अच्छा, नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस क्या कह रहा है। दिस सेक्शन फोकस ऑन डिफरेंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज एंड हाउ दिस इंपैक्ट ऑन अ बिजनेस। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एंड इथिकल इश्यूज। जो मैं आपसे बात कर रही थी, एक मैंने एग्जांपल दी थी कि भाई मुझे यहाँ पे अलाउड नहीं है कि कुछ इथिकल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, कुछ इकोनॉमिक रूल्स हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे कह रही है कि आपने पाकिस्तान के अंदर रहकर आपने बिजनेस करना है, ठीक है, एंड हाउ दे इम्पैक्ट ऑन द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, और उसके कौन से फंक्शनल एरियाज होंगे उन बिजनेस के। इन एडिशन द इंटरनेशनल इकोनॉमी इंक्लूडिंग
globalization and its effect on businesses and governments, multinational business, ये सारी बात इसमें इंक्लूडेड ये है कि विद इन कंट्री, आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट किस तरह से हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट करेगी, मल्टीनेशनल बिजनेस में हम किस तरह से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लीगल कॉन्स्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। क्या अब आपको क्लियर हुआ? ये सब क्लियर हो गया। ओके, आगे हमें बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेपर पैटर्न ऑफ बिजनेस स्टडीज पेपर्स। दो पेपर्स होते हैं सर आपके। एक होगा पेपर 1, जो कि आपका पेपर 1 कंडक्ट होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स। शॉर्ट आंसर्स एंड डेटा रिस्पॉन्सेज के ऊपर डिपेंड होगा। 4 क्वेश्चंस है, तमाम के तमाम अटेंड करने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये हमारे सिंपल आपसे कोई 2 फैक्टर पूछ लिए गए या कोई एक सिंपल एक डेफिनेशन पूछ ली गई, छोटे छोटे आपके शॉर्ट आंसर्स एंड डेटा रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस करेगा ये आपका ये पेपर 1। पेपर 2 आपका टोटली जो है वो केस स्टडी रिलेटेड होगा। केस स्टडीज आपको यहाँ भी मिलेंगी पेपर 1 में। ये मैं आपको एक पेपर सैंपल में आपको मैं बता देती हूँ, आपके साथ शेयर में कर देती हूँ कि आपका पेपर 1 किस तरह का होगा और पेपर 2 किस तरह का होगा। दोनों के मार्क्स जो स्कीम है वो 80 मार्क्स सेम पेपर 1 के एंड 80 मार्क्स सेम पेपर 2। राइट, अभी मैं आपको एक पेपर सैंपल में दिखाना चाहूंगी कि आपके पेपर्स आएंगे किस तरह से। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान, क्या आपको बिजनेस स्टडीज का पेपर 1 नजर आ रहा है? ये मत पेपर 1 नजर आ रहा है। पेपर 1 आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हम दैट्स स्टाइल आपका वही है कि वही केस स्टडी टाइप है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने नीचे आप क्वेश्चंस आप देखते जाएं, जस्ट सिंपल छोटे छोटे आपको जो है वो शॉर्ट आंसर्स एंड स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज में आपने जो है वो उनको रिप्लाई करना है। व्हाट इज मीन बाय ब्रेक इवन, जब आप पढ़ेंगे उसको ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसमें आपने उसकी सिंपल उसकी डेफिनेशन आपने एक्सप्लेन करनी है। कैलकुलेट रेवेन्यू, यहाँ पे कैलकुलेशंस आपको दी हुई है, आपको डेटा दिया हुआ है, वहां से आपने इस बिजनेस का रेवेन्यू पर डे निकालना है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 ऑब्जेक्ट्स व्हाइट माइट हैव इफ इट वाज इन प्राइवेट सेक्टर। अब ये आपको जो एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ऑपरेटिंग कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर है, लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में होगी तो क्या रीजंस है वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। और आप अगर ये अपना एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी होगी कि आप उसे किस तरह से आप आपने इसका एक ऑब्जेक्ट आपने क्लियर किया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसको आपने एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 2 प्राइसिंग मेथड्स। ये जो आपको प्राइसिंग मेथड्स आपको पढ़ाए जाएंगे उसको आप एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, ये एक पहला सवाल आपको हो गया जिसमें आपके आप देख रहे हैं कि एक 6। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये भी कुछ इसी तरीके से, ये आपका केस आपके पास आ चुका है। एक केस स्टडी उन्होंने दे दिया आपको, एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपके पास जो है वो सवाल आया और उसमें से उन्होंने आपसे क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए। अब उसमें आपसे रीजन मांगी गई, एक्सप्लेनेशन मांगी गई, आपसे ऑब्जेक्टिव मांगे गए। आपकी जितनी नॉलेज आपकी होगी वो आपने जितना अंडरस्टैंड किया होगा, जितना अच्छे तरीके से आप उसे अपनी वर्डिंग में आप एक्सप्लेन कर सकेंगे। सेकंड, नाउ ये थर्ड, वही आपका केस स्टडी एंड डेटा आपके पास गिवन है। कैश फ्लो फोरकास्ट आपने बताना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल, कैलकुलेट द फॉलोइंग वैल्यूज। सारी चीजें ये आपको
एक्सप्लेन करनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम एज इट इज, आपको फॉर्मेट वही है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आपको अगर पेपर 2 में आपको दिखाऊँ आपका, ओके जी, ये आपका बिजनेस 2 स्टडीज का पेपर 2 आपके सामने है। यहाँ पर भी आपको तमाम सवालात अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अभी डिटेल्ड है। डिटेल एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एस स्टार्टिंग टू सेल न्यू प्रोडक्ट इन नीच मार्केट। यानी मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए अगर आपको न्यू प्रोडक्ट आपने जो है वो सेल करना है, तो क्या आप उस नए मार्केट में एंटर होने के बाद सबसे पहला एडवांटेज आपको क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है कि जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो आप अपने एक रिसर्च करके आप एंटर होंगे कि भाई मार्केट की ये नीड है। अब उस नीड को आपने कवर करना है, लेकिन एक अगर उसको कवर करने जा रहे हैं तो उसके साथ साथ फिर आपको उसकी ड्रॉबैक से क्या मिले, ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन करनी होंगी। आगे आपका ये बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, एंड देन नाउ टू क्वेश्चन नंबर 2 वही, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग टू स्टेक होल्डर ग्रुप्स में अफेक्टेड बाय ऐसे प्लान्स। ये सारा आपके पास केस स्टडी के रिलेटेड आपने अब डिटेल्ड आपका ये पेपर होगा जो कि आपने अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है जी इमरान साहब, आपको ये पेपर कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो। यस मैम। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमने सिलेबस में आपको बताया था कि हमारा जब स्टार्ट है वो तमाम एक्टिविटीज के जरिए हम स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेपर पैटर्न हम आपको समझा चुके हैं, आपको जितनी हद तक हमारी कोशिश हो सकी हमने आपको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा हमने सिलेबस बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपसे लर्न करना चाह रहे थे कि जिसमें आपको आइडेंटिफाई हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के है क्या, तो वो हम हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है हम उसमें वो स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग बिजनेस स्टडीज के साथ। उसमें हमारा पहला चैप्टर बिजनेस एक्टिविटीज है, जिसमें हम कवर करेंगे हमारी इन नीड्स, wants, scarcity and opportunity cost, factor production, development of economic activity and specialization, purpose of business activities and the concept of business value। कैसे? द कॉन्सेप्ट ऑफ नीड वांट्स। अच्छा, सबसे पहले अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी नीड्स क्या है, अगर तो जनरली आप बताएंगे इमरान के हमारी जो नीड्स बेसिकली एक इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? मीन्स जैसे कि मीन्स वाटर हमारे लिए नेसेसरी होता है, मीन्स फूड नेसेसरी होता है, मीन्स क्लोथ्स नेसेसरी और हाउस, ये हमारे बेसिक नेसेसिटी होते हैं। मीन्स वांट्स हमारे डिजायर्स होते हैं, मीन्स ठीक। कि वी विश टू हैव दिस थिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको नीड्स और वांट्स की तो नो हाउ है। नीड्स यानी बेसिक गुड्स एंड सर्विस व्हिच इज नेसेसरी फॉर लिविंग, एंड वांट्स इज फॉर डिजायर। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर हमारी तो नीड्स है, वांट्स भी है, तो फिर मसला कहाँ पे आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है कि जो हम अपनी डिजायर को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं?
वांट जो हमारे नीड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब लेकिन हमारे जो वांट्स हैं अनलिमिटेड हो जाते हैं। जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है आपके वांट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, इसको अगर एग्जाम्पल अगर मैं हम यूँ समझे, एक कंट्री है जहाँ पर लोगों के पास इतने रिसोर्सेज, इंडिविजुअल पर्सन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने लिए बेसिक नीड्स को ही फुलफिल कर सके। मैं अभी वांट्स पे नहीं जा रही, मैं कह रही हूँ कि बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। ना वो घर उनके पास है, ना उनके पास जॉब्स है, ना उनके पास अच्छा एक बेटर आपके पास फूड है जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। तो उस सूरत हाल पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करना। तो क्या गवर्नमेंट ये करे कि वो लोगों को घर बना के देना शुरू कर दे, या जो है वो अच्छा खाना देना शुरू कर दे? क्या गवर्नमेंट ये करे? यस। तो क्या इससे एक कंट्री जो है वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर कर सकेगा या पीछे जाएगा? मैं एक बेटर तो होऊंगा, मैं लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा मैं। देखें, मैं आपसे सिर्फ इतना ये कहूंगी कि एक कंट्री अगर अपने लोगों को स्किल पर्सन ना बनाए तो क्या फायदा उसका? ठीक है, आपकी कंट्री में जितने भी लोग हैं, अगर वो आपके पास किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, किसी कोई ऐसी स्किल इन्हें आती है जिसको इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी नीड्स में एक्सचेंज कर सकते हैं, तो क्या ये बेटर नहीं है? इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमिक साइकिल जो कंट्री का है वो भी रनिंग पे आएगा। अगर गवर्नमेंट के पास जितना फंड है वो अपने उस फंड को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ घर बना दे, लोगों को खाना दे दे, तो वो खाना कहाँ से देगी भाई? जब सिंपल एक हम रोटी की मिसाल लेते हैं, रोटी बनाई जाती है गंदम से, ठीक है जी। अब गंदम से जब बनाई जा रही है तो वो वीट वो कहाँ से हासिल करेगा भाई? वो वीट हासिल करेगा अपने नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास लैंड से आप ले सकते हैं, फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर आपका सेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो गवर्नमेंट क्या उस पे काम ना करेगी, एग्रीकल्चर के सेक्टर को इम्प्रूवमेंट लाए, वहां पर कैपिटल इंटेंसिव की क्वालिटीज को क्रिएट किया जाए, बजाय कि एक ही फार्मर जो एक ही जमीन पे लगा काश्तकारी करे जा रहा है, 6 महीने बाद वो तुम्हें 12 से 13 बोरियां भर के ला के तुम्हें दे दे और तुम उसकी गंदम का आटा बनाकर फिर उसको लोगों को रोटियां खिलाओ, क्यों? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट उन बेसिक पे काम करे और जहां उसको वर्क करना चाहिए और लोग जो बैठ के खाना खाएं, वो अपनी हेल्प के थ्रू जो है वो आगे अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। और अगर इन्हीं नेसेसिटीज को पूरा करते हुए वो मजीद इम्प्रूव करते हैं तो अपने वांट्स को भी हासिल कर सकते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू में, सही में। ठीक है जी, कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ अगर शेल्टर प्रोवाइड करना है तो उसे वो रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट का मसला क्या है? गवर्नमेंट का मसला ये है बेसिकली कि उसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको, वो ये आ रही है कि उस भाई उसके पास एक अनलिमिटेड वांट्स पड़ी हुई है, अनलिमिटेड नीड्स। हमारे पाकिस्तान में तो भाई ना साफ पानी भी किसी किसी को नसीब हो रहा है, और खाना भी और रोजगार भी, ये हमारी बेसिक नीड्स है ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, हम हमारी गवर्नमेंट को तो बेसिक नेसेसिटीज लोगों को पूरी करने में मसाइल है। बाहर का हम पढ़ रहे हैं सिलेबस, इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम एक करंट सिचुएशन को ना देखें। करंट सिचुएशन को हम लाजमी देखेंगे कि यानी कि अनलिमिटेड हमारी वांट्स हैं, लेकिन रिसोर्सेज, फाइनेंस हमारे पास इतना कम है कि जिस पर हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम जो है वो हमारा जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कि अनलिमिटेड वांट्स है और लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये सिचुएशन आपकी स्कैरसिटीज में फाइंड आउट होती है। व्हाट इज स्कैरसिटी? अब स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी इज द लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोडक्ट टू फुलफिल द टोटल वांट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी ये एक ऐसी सूरत हाल है
कि जिसमें अगर आपके लोगों को पीने के लिए साफ पानी भी चाहिए, तो और साफ पानी गवर्नमेंट कहाँ से हासिल करेगी? तो उसे किस तरह से अपने मशीनरी को इम्प्रूव करना होगा? बाहर से लानी है, इम्पोर्ट करनी है। बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए क्या होगा? फाइनेंस आपको मोर चाहिए, आपको इंजीनियर की फैसिलिटीज आपको चाहिए, ये सारी फिर इसके अलावा आपने उन जगहों का आपने फाइंड आउट करना कि कहाँ से ये साफ पानी की जो है वो हम बनाए जा सकते हैं, डैम्स बनाए जा सकते हैं, और उन इलाकों तक हम जो है वो पानी की सप्लाई को यानी उन इलाकों में पानी की सप्लाई जो है वो दी जा सकती है, जिन इलाकों में जहाँ साफ पानी की जरूरत है। लेकिन अब मुझे तो वही प्रॉब्लम आ रही है कि मेरे पास बजट शॉर्ट है और मेरे पास एरियाज इतने सारे हैं कि जहाँ पे मुझे साफ पानी देना है। ये सूरत हाल जो है वो स्कैर्सिटी में आती है, यानी लैक ऑफ सफिशिएंट प्रोडक्ट, यानी कि मेरे पास इतना कुछ नहीं है, रिसोर्सेज इतने नहीं है कि जितनी मेरे पास लोगों की डिजायर है, वांट है, जिसको उन्हें फुलफिल करना है। अच्छा, ये क्यों अकर होता है? उसकी वजह ये है कि ये किस लिए ये सिचुएशन आती है स्कैर्सिटी। ये सिचुएशन इसलिए आती है कि यहाँ पर हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कमी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कमी। अब व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको बताना है हमें कि ये रिसोर्सेज वो होते हैं जिसके जरिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसके जरिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इमरान साहब, आपको ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम है, थैंक यू। अच्छा जी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें, यानी कि वो रिसोर्सेज जिनके जरिए हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें। यानी कि अगर मेरे मेरे पास चार तरह की जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अच्छा जी, लैंड आपको क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है? अगर एक मैं आपसे चलने के लैंड यानी जमीन, आप सबसे पहला फैक्टर अगर मैं कहूँ तो भाई रिसोर्स में क्या फायदा कि मैं सबसे पहले लैंड, भाई जमीन से हमें क्या मिल सकता है? भाई जमीन से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं। जमीन के ऊपर हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा आ जाता है, हम गंदम काश कर सकते हैं, हम सब्जियां काश कर सकते हैं। और ठीक है जी। अच्छा, जमीन के अंदर अगर हम जाते हैं तो जमीन के अंदर से हमें क्या मिल रहा है? हमें ऑयल मिल रहा है, भाई हमें गैस मिल रही है, हम जो है वो मेटल्स निकाल रहे हैं। ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस जो कि अगर किसी कंट्री के पास तेल का कुआं निकल आता है तो भाई वो तो कंट्री तो भाई रिचेस्ट कंट्री हो गई इन द वर्ल्ड। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट टाइम अगर ऑयल नजर आ गया तो कंफ्यूज हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा लेबर। अगर आपके सिंपल में एग्जांपल लूँ कि इन पाकिस्तान बलूचिस्तान के एरियाज में बहुत बड़े बड़े पहाड़, अब वहाँ पे कहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है, या तो ये खाली खुली के पहाड़ होंगे या तो इनके अंदर मादनियात मौजूद है, मेटल्स मिनरल्स मौजूद होंगे। ठीक है, अब इनको आइडेंटिफाई करना कि क्या वाकई इन पहाड़ों के अंदर वो मौजूद है जो हम तलाश करना चाह रहे हैं, जो हम हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर एक ऑयल निकल आता है या सुई गैस का हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये किसके जरिए हम कर सकते हैं? हम अपनी एक स्पेशलाइज्ड लेबर के जरिए हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छी लेबर का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कैपिटल। कैपिटल में आप कर सकते हैं कि अगर आपने लेबर आइडेंटिफाई करना है, लेबर आएगा तो लेबर अपना वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करके देगा आपको। आपको अपने काम के बदले में वो आपसे कोई वेजेस लेगा, कोई पेमेंट लेगा। अब लेबर सिर्फ अगर खाली आएगा तो वो अपने आप आपके पास आने के बाद कहेगा कि वो उससे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट, कोई ऐसी मशीनरी जिसके जरिए वो उस पहाड़ के अंदर जा सके, वो उसको उसके ऊपर रिसर्च कर सके, वहाँ की आइडेंटिफिकेशन वो कर सके कि या इज देयर एनी मेटल्स और नॉट, क्या यहाँ पे वो ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो है वो तलाश करना चाह रहे हैं। तो ये उन्हें वो इक्विपमेंट फराहम करना, वो मशीनरी फराहम करना, वो इन्वेस्टमेंट्स करना कैपिटल की डेफिनेशंस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएगा फोर, जो चौथा लास्ट हमारे इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मींस ओनर ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशंस जो कि
इन तमाम फैक्टर्स को कंट्रोल करती है। अच्छा, कुछ कुछ बिजनेसेस में आपको सिर्फ 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे और कुछ बिजनेस में आपको तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? अगर मैं एग्जांपल ले लूँ आपके सामने फूड पांडा की, तो फूड पांडा जो है की जो एग्जांपल मैं आपके सामने अगर मैं दे रही हूँ, तो ये आपको पता है कि हमारी एक अभी बड़ी जबरदस्त एक राइडिंग फैसिलिटी है जो कि ऑनलाइन आप जिनकी ऐप के थ्रू अपना खाना बड़े आराम से ऑर्डर करते हैं, वो उनका राइडर जो है वो बड़े आराम से जो है वो आपके मतलूबा एड्रेस तक आपको जो आपका वांट यानी जो आपने ऑर्डर किया है वो आपको प्लेसमेंट कर देगा। तो मुझे क्या ये बताइए कि यहाँ पर इस फूड पांडा का जो बिजनेस है, यहाँ पर कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए? क्या लैंड इन्वॉल्व है उसमें? लैंड नहीं इन्वॉल्व है। यस, करेक्ट। यहाँ सिर्फ 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक, लेबर यानी राइडर, जो कि आपका जो मनपसंद आपका जो ऑर्डर है वो आपको डिलीवर कर रहा है। अब ये कि एक उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट से भी अपनी जो है वो शेयरिंग की हुई है कि जहाँ जहाँ पर वो उन्होंने जिन जिन एरियाज के जिन जिन रेस्टोरेंट्स के फूड उन्हें हायर किए हुए हैं, वहाँ के शेफ्स उन्होंने हायर किए हुए हैं। एक लेबर एक तरह से इम्पैक्ट, आपके पास शेफ आ गया, रेस्टोरेंट्स आ गए या आपके राइडर्स आ गए। इसके अलावा इनकी ऐप को रन करने वाले टेक्नोलॉजी आ गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ गए। अच्छा, ये सारे लेबर्स जो उन्होंने इन्वॉल्व किए, इन सबको उन्होंने कुछ ना कुछ पे तो करना है, तो अपना कैपिटल लगाया। फूड पांडा का आइडिया जिसने डेवलप किया, वो एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑनर यहाँ नजर आया आपको फूड पांडा में। तो ये 3 फैक्टर्स आपके ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी बिजनेस में एक फैक्टर, 2 फैक्टर या ऑलमोस्ट चारों फैक्टर ही काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आपके पास आ जाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम ये देख लेते हैं कि भाई हमारी नीड्स क्या है, हमारी वांट क्या है, हमारा प्रॉब्लम हमने देख लिया कि भाई हमारी नीड्स बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि फुलफिल करनी है, वांट्स हमारे डिजायर हैं, इनको इन रिसोर्सेज को फुलफिल कहाँ से करना है? अपने फैक्ट्री प्रोडक्शन का सही इस्तेमाल करते हुए। अब कैसे हमें पता चलेगा भाई कि जो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज जो मौजूद है, क्या हम उसे उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका यानी कि बेस्ट एक अल्टरनेटिव चॉइस का सिलेक्शन ही हमारा कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। मेरे पास अगर मैं कहूँ सिंपल एक गवर्नमेंट एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये कहे कि भाई उन्हें या तो एक स्कूल बनाना है या उन्हें कराची टू लाहौर एक सड़क बनानी है। बहुत आसान सी एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट किस तरफ जाना चाहेगी? स्कूल बनाएगी बच्चों के लिए कि उन्हें एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, या रोड बनाना यानी कि कराची टू लाहौर एक सड़क बना दे? क्या ये वो बेटर है? मैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो आपके नजदीक क्या, अगर एज एज अ गवर्नमेंट अगर आप बैठे हुए हैं वहां पर, तो आप क्या डिसीजन लेंगे कि मेरे कंट्री के लिए क्या स्कूल जरूरी है? हम्म, स्कूल। स्कूल अच्छा, आपके नजदीक ये है कि स्कूल जरूरी है, लेकिन बेसिकली मैं आपसे कहूँ स्कूल आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसकी वजह ये है कि अगर आप एक स्कूल बनाएंगे तो वहां पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा शुरुआत में 100 बच्चा आएगा, 200 बच्चा आएगा, ठीक। लेकिन हेलो, हेलो। यस अच्छा, अच्छा, आपके पास वॉइस पहुंच रही हेलो है? यस जी मिस। अच्छा जी, अच्छा जी। एज अ गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि भाई वो कराची टू लाहौर एक सड़क बना दे। उसकी वजह क्या है? उसके पास एक बहुत अच्छी तरीके से उसे मालूम है कि अगर वो जैसे ही कराची टू लाहौर एक सड़क बनाएगी तो वहां पर क्या होगा, ट्रेवलिंग की आपकी कॉस्ट वो रिड्यूस होगी, ठीक। बाय रोड भी लोग जो पहले
बाय प्लेन जा रहे थे या बाय वो बाय ट्रेन जा रहे थे, वो अब बाय कार भी जा सकेंगे। ठीक है। क्या ट्रेडिंग आपकी वहां पर इंक्रीज होगी, तिजारत इंक्रीज हो सकती है? हेलो। हेलो। मैं रोड मोर बेनिफिट होऊंगा मैं जी, रोड आपका जो है वो बेनिफिट है। तो स्कूल आपको क्या हो गया भाई? गवर्नमेंट के। स्कूल आपकी वो अल्टरनेटिव चॉइस है जिसको आपको गिव अप करना पड़ा। किस लिए? क्योंकि जो रोड है वो मुझे ज्यादा बेनिफिट दे रहा है बजाय कि स्कूल। तो स्कूल मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो अल्टरनेटिव चॉइस है जिसको मुझे एक बेटर डिसीजन लेने के लिए छोड़ना पड़ा। इसी तरह अगर मैं इंडिविजुअल की एग्जांपल लूँ तो इंडिविजुअल जो है, अगर वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके लिए कैसे हो कि अगर आपके पास कुछ ऐसे थोड़ा बहुत अमाउंट है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया, उन्होंने कहा बेटा या तो आप पाकिस्तान टूर पे चले जाएं, या तो फिर आप अपने लिए एक छोटी सेकंड हैंड कार परचेज कर लें। आप एक इंडिविजुअल में अगर आपसे बात तो आप क्या आप डिसाइड करेंगे किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपको? कार। कार आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है। अगर कार आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है तो इट मीन्स कि हॉलीडे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन सकती है। लेकिन ये एक आपका एक डिसीजन है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो अल्टरनेटिव चॉइस जो आप छोड़ दें एक बेस्ट आइटम सेलेक्ट करने के लिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा फवाइद नजर आ रहे हैं। ठीक है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? यस मैम। अच्छा जी। नेक्स्ट चैप्टर का हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेशलाइजेशन विद डिवीजन ऑफ लेबर्स के साथ। स्पेशलाइज, अच्छा जी, मैं आपसे यहाँ पर 1 मिनट बाद हमारी जो ये क्लास है वो खत्म होने वाली है। इंशाल्लाह आपके साथ हम गो थ्रू रहेंगे। मैं सर समद को मैं अपने साथ में। हेलो। हेलो मैम। जी जी हेलो। जी जी सर समझ। हाँ। सर जी मेरा अ, मीटिंग टाइम 8:15 पे ख़त्म होने वाला है। ये क्लास मेरी ख़त्म हो जाएगी तो क्या ये क्लास हम आगे नेक्स्ट जो है उसमें कंडक्ट कर सकेंगे? जी आगे क्लास मतलब कौन सी? मतलब ये जो हमारा हमने चैप्टर 1 अभी स्टार्ट किया और हमने वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट उन्हें क्लियर किए हैं इमरान साहब। अब ये है कि कुछ और मजीद कॉन्सेप्ट है जो कि क्लियर करने हैं, लेकिन हमारे आज की मीटिंग टाइम जो है वो 8:15 तक क्लोज होना था। तो अब आप बताइए कि क्या ये आगे कंटिन्यू हो सकेगा या हम यहीं तक इसको बस आज का सेशन रखें? नहीं, आज का सेशन तो इतना ही रहेगा। अब बाकी ये डेमो सेशन ले लें, फिर मुझे बता दें अभी की कोई क्वेरी है या नहीं है। सही है ना, समझ में आया है? बिल्कुल साफ बात करें ना, बिल्कुल ही। तो मेरे ख्याल से ये फिर आप इनसे डायरेक्टली फिर आप वो कर सकते हैं। जी जी, वो मैं कर लूँगा। जो है वो हमारी मीटिंग एंड होगी। ठीक है, एंड करते हैं। इमरान साहब कोई क्यूरी है आपकी तो आप सवाल पूछ सकते हैं जितना हमने आपको समझाया है। ओके मैम। कोई सवाल कुछ पूछना चाहें? नहीं मैं अभी कुछ सवाल नहीं मैम। जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए क्या वो आपको समझ आए जी मैम वो क्लियर है मैम। और क्लियर हुए? और ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़।